स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले व्यक्तित्व के पर आधारित है। हम उनकी मुलाकात आपसे करवाते हैं और उनके जीवन के अनुभव से आपको अवगत कराते हैं। हमने इस कार्यक्रम में बहुत सारे नए विषय भी जोड़े हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे भारत की राजनीति की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीति में जितने भी दिग्गज सामने आए, उनका चरित्र, उनकी ईमानदारी, उनका काम करने की शैली, वो जनता के बीच, जनता के लिए एक लोकतंत्र को जीवंत करने वाले व्यक्तित्व थे। लेकिन आज सियासत के अर्थ बदल गए हैं, सियासत का चरित्र बदल गया है और राजनीति केवल एक पेशा सा बन के रहती है। आइए इन विषयों पर बातचीत करते हैं यशपाल गुप्ता जी से। यशपाल गुप्ता जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत। मैं आपको बता दूं कि यशपाल जी का जो विरासत है वो बहुत समृद्ध है। वो राजनीतिक परिवार से हैं। उनके पिता श्यामचरण गुप्ता जी 1952 में जनसंघ के पहले विधायक चुने गए थे। अब तक उनका जीवन पूरा समाज सेवा को समर्पित रहा है। तो यशपाल जी, आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। आज जैसा आपने बताया ही, श्यामचरण गुप्ता मेरे पिताजी का नाम था और 1951 में जब जनसंघ फॉर्म हुई, ऑन द वेरी फर्स्ट डे वो मतलब जनसंघ में आए आरएसएस की पृष्ठभूमि से, और जो कुछ लोग आए थे उनके साथ थे। वो 1952 में पार्टी ने उन्हें विधायक का चुनाव ये तब की बात होगी जब बलराज बधोक जी बलराज बधोक वगैरह सब लोग थे। अटल जी, दीनदयाल जी, मेन ये लोग थे। श्याम प्रसाद मुखर्जी जब गुरुजी ने साथ बातचीत करके पार्टी को बनाया था तो 10-12 लोग मेन भेजे गए थे जी। उनमें से एक हमारे पिताजी श्यामचरण गुप्ता जी भी थे। 1951 में इसका फॉर्म हुआ और 1952 में वो दिल्ली से अकेले विधायक उस समय बने थे जनसंघ के, और सारे भारतवर्ष में 3 बने थे। दूसरे भैरव सिंह शेखावत जी का रिजल्ट आया था और तीसरा मंगल सेन जी जो रोहतक से निर्वाचित हुए थे। उस समय 3 बने। उसके बाद काफ़ी उनका पार्टी के लिए भी कार्य रहा। 1952-53 के बाद जब वो कश्मीर का इशू आया मुखर्जी ने, जिसमें उनकी शहादत गई, उसके लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किया। उससे पहले 1948 जब देश का विभाजन हुआ था तो जो बाहर से लोग आए थे उनके लिए दिन रात उन्होंने कार्य किए। इसके बाद जो 65 का युद्ध हुआ, उसके बाद जो 62 का चीन का उससे पहले युद्ध हुआ, उसके बाद जो 65 का युद्ध हुआ, उन सब के अंदर आरएसएस की और जनसंघ की बहुत बड़ी भूमिका रही, जिसे आज लोग भूल चुके हैं। देश के अंदर अगर मैं राष्ट्र की ही बात नहीं करूँगा, राष्ट्र के विषय में ही नहीं सोचूंगा, तो मैं राष्ट्र का क्या करूँगा। तो इस लिहाज से मेरा मतलब उस समय के जो लोग थे वो वाकई में देश के लिए कार्य करते थे, देश के लिए सोचते थे। यशपाल जी, राजनीति जो है पहले समाज सेवा का एक माध्यम मानी जाती थी, ठीक है, और नेताओं का एक आत्मसम्मान तो होता ही था, जनता के बीच में भी उनका सम्मान था, ठीक है। आप राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं, क्या आपने कभी चुनाव लड़ने के लिए बारे में नहीं सोचा? क्योंकि आजकल बड़े नेताओं के जो बच्चे हैं वो सभी किसी न किसी पद पर हैं। देखिए, ये मेरा आपने व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछा है मेरे से, हालांकि इसका जवाब देना मेरे लिए ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन जैसे आज का समय हो गया है, एक्चुअली मेरे पिताजी के रहते रहते अगर मैं राजनीति में आ जाता तो शायद आज मेरा कोई स्थान महत्वपूर्ण होता। लेकिन आज के दिन जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपनी पीढ़ी, अपने बच्चों को अपने समय में ही स्थापित कर देते हैं जी। और राजनीति के लिए कोई किसी पार्टी में रहे, मैं तो समझता हूँ कार्य तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन एक गॉडफादर का होना बहुत आवश्यक है। और जो व्यक्ति जितने भी, जैसे आपने कहा परिवार से आए, आप किसी का भी देख लीजिएगा, वो उनके होते होते आ गए या इमीडिएट आ गए। लेकिन हमारे यहाँ जो अपने पिताजी का जो समय था हमारा, उस समय जो उनका जो चरित्र था, उनका ये था कि अपने पैरों पर आप पहले स्वयं खड़े होइए। मैं राजनीति कर रहा हूँ लेकिन आप अपने जीवनोपार्जन के लिए कुछ कार्य किए। इसलिए कॉलेज में राजनीति में होते हुए भी 1972 में जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो सबसे पहले अपना व्यापार शुरू किया। जब व्यापार में स्टेब्लिश हो गया मैं, उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं राजनीति के अंदर कुछ आगे कार्य करूं, क्योंकि मेरा व्यवसाय जो है, मेरी अपना घर चलाने के लिए मेरा व्यवसाय होना चाहिए, राजनीति व्यवसाय नहीं होना चाहिए।
लेकिन आज लगता है कुछ लोगों ने शायद राजनीति को वो व्यवसाय बना दिया बना दिया है। इसलिए वो शुरू से अपने आ जाते हैं। झा जी, आपकी एक संस्था है वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस समाज में इस संगठन की क्या भूमिका है? देखिए, वैश्य समाज में अनेकों संगठन काम कर रहे हैं और जितने संगठन काम कर रहे हैं उतना काम भी हो रहा है। एक तो एक संगठन के माध्यम से सारे कार्य नहीं हो सकते और हर आदमी को करने के लिए अपना कार्यक्षेत्र चाहिए। तो उस कार्यक्षेत्र में काम करने के लिए उसको अपना कोई ना कोई संगठन में कार्य करना पड़ता है जिसमें लग के वो काम कर सकता है। जिस समय ये संगठन हमने बनाया था, हमारे कुछ साथी मिलकर बनाया था, उस समय जो हमारे संगठन काम कर रहे हैं वो 5 कल्चर स्टार पे काम करते हैं। उनके कार्यक्रम होते हैं 5 स्टार होटल्स के अंदर। तो उसमें क्या है कि जो मीडियम क्लास है या जो नीचे का तबका है वो जुड़ नहीं पाता और हमारा ये पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता कि हम नीचे स्तर पे या ज़मीन में जो गरीब आदमी है, जो समाज का निचले स्तर का है, उस तक हम पहुंच सकें। समस्याएं तो समाज के निचले स्तर की हैं, ऊपर का स्तर तो किसी समाज में उसकी समस्या नहीं है। दूसरी, वैश्य समाज की जो बात की, वैश्य समाज सब समाज के लिए कार्य करता है। आपने हॉस्पिटल बनाए, मंदिर बनाए, हमने स्कूल बनाए, वैश्य समाज ने उसमें योगदान दिया, तो लेकिन उसका लाभ सबको मिलता है। लेकिन कार्य जो कर रहे हैं, जो उसमें डोनेशन आ रहा है, जो उसमें सहायता आ रही है, वो वैश्य समाज से एक तरीके से आ रही है। और इसके अलावा और भी बहुत अपनी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से मैं जुड़ा हूं। अपना व्यापार है, जैसे व्यापार का है, अपने जो मेरा वायर का काम था तो वायर एसोसिएशन हमारी है जी। और इंडस्ट्री का है तो इंडस्ट्रियल बहुत ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसके अंदर जैसा भी होता है हम सब लोग काम करते हैं और हम तो कहते हैं जो भी कर्म क्षेत्र का व्यक्ति है वो सब वैश्य है हमारे हिसाब से। हम तो वैश्य को वर्ण के हिसाब से ज़्यादातर मानते हैं, हालांकि आजकल लोग इसको जाति या उसके हिसाब से मानते हैं, लेकिन अपना कहना है कि जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वो हमारा वैश्य साथी है और उसकी कोई मदद की आवश्यकता है तो हम उसके लिए तैयार। आपके संगठन के कितने सदस्य आपसे जुड़े हुए हैं? इस समय हमारे जो संगठन है उसकी लगभग संख्या 5,000 के आसपास है सदस्य संख्या। अभी हमने उसको थोड़ा रोका हुआ है सदस्य संख्या को, क्योंकि हर स्टेट में है। हमने कहा कि पहले स्टेट वाइज हमारे हैं, जैसे दिल्ली से लगभग 1000 हैं, 2-2.5 हज़ार हमारे छत्तीसगढ़ से हैं, बाकी 500-700 लगा के 28-29 स्टेट से हमारे जो दिल्ली में वो भारतवर्ष के हर स्टेट से कुछ ना कुछ हमारे सदस्य हैं, उसमें कार्यक्रम होता रहता है। वैश्य समाज के 367 घटक माने जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि 367 घटक है, उनका जो कल्चर है और जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम एक स्टेज पे लाके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर ये 367 घट एक होते हैं आज के दिन तो इनकी जनसंख्या 35% टोटल भारतवर्ष की हो जाती है। हमारे कुर्मी भाई हैं वो भी वैश्य में मानते हैं, यादव भी हैं। वैसे अगर वैश्य का माना जाए तो कृष्ण जी ने तो कहा है कि जो खेतीबाड़ी का काम है और जो गोपालन का काम है वो भी वैश्य समाज का काम है। अच्छा जी, आपने बचपन में रहे होंगे, आपने तो पंडित नेहरू शासनकाल से लेकर के आज के नरेंद्र मोदी शासनकाल तक का अनुभव किया है। अगर वर्तमान राजनीति का मूल्यांकन करना पड़े बहुत कम शब्दों में तो उसे किस प्रकार करेंगे आप? सर, वर्तमान राजनीति में ना भाषा की जो है वो बहुत कमी आ गई है। मतलब लोगों के शब्द ऐसे नहीं हैं कि हम अपने जो विपक्ष हैं उसका सम्मान कर सकें। भाषा का स्तर जो है, भाषा का स्तर एक तो गिर गया। दूसरी स्थिति ये है कि अपनी बात करने के लिए हम अच्छी चीज़ों को भी विरोध कर देते हैं, जो कि नहीं था। मुझे एक वाक़या याद है 1971 में जब बांग्लादेश में हमने मतलब पाकिस्तान से हम विजय हुए, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा जी। लेकिन आज क्या मोदी जी है जिस समय कार्य कर रहे हैं, क्या मेरे कांग्रेस भाइयों में इतना मन के अंदर है कि कोई उनका एक छोटा सा भी शब्द में कहीं भी उसकी तारीफ कर दें? नहीं होगा। स्वर्गीय संजय गांधी थे, चले गए, वो भी विपक्ष में थे उस समय। उसके उस पर अटल जी ने क्या कहा कि एक सूर्य जो उदय होने से पहले अस्त हो गया। मतलब उनकी भावना ऐसी थी। हमारे जो था उस समय की राजनीति ऐसी थी। नेहरू जी ने भी बहुत कहा, जब एक बार अटल जी बोले फर्स्ट टाइम उनका भाषण हुआ तो उन्होंने कहा मैंने सुना कि भाई ये आने वाले देश का प्रधानमंत्री होगा, और उनकी बात वो सही हुई क्योंकि उनके सरस्वती बैठती थी इन लोगों के जवान पर। तो मेरा यही है कि आज भी अगर हम एक दूसरे का सम्मान कर सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा।
देखिए, कभी लोकसभा में जब राम मनोहर लोहिया बोलते थे और इंदिरा जी सुनती थी, या इंदिरा जी बोलती थी तो पूरा सदन सुनता था। ऐसा स्तर था राजनीति का, भाषा की गरिमा, भाषा की शैली का पूरा ध्यान रखा जाता था और एक दूसरे का सम्मान भी किया जाता था। आज बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए, वो सवाल फिर कभी उठाएंगे। यश जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।